तो कैसे हैं बच्चों? फिर से एक नए क्लास में आप सबका स्वागत करते, अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि क्लास आपका समाप्त हो के आप सबको ही पता है, क्लास 9 में ही आपका ये चैप्टर 5 समाप्त हो गया है। लेकिन फिलहाल आज मैं कुछ डिस्कस करने वाला हूँ, कुछ बताने वाला हूँ। जैसा कि हर बार जितने भी चैप्टर आप पढ़े होंगे, उसके बाद चैप्टर खत्म होने के बाद मैं हमेशा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव जितने भी है, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घ दीर्घ मतलब उत्तरीय प्रश्न, जितने टाइप के प्रश्न होते हैं, मैं उन सब सारी बात को रखता हूँ, डिस्कस करता हूँ। मैं ये भी देखता हूँ कि इस चैप्टर में कौन-कौन सा टॉपिक नहीं पढ़े हैं, कौन-कौन सा टॉपिक पढ़े हैं। जो टॉपिक पढ़ते हैं उसको स्किप करते हैं, क्योंकि दोबारा पढ़ना टाइम को बर्बादी। आप पीछे जाओ, रिवाइज करो, आप देखो, समझो, उसके बाद फिर ये वीडियो देखना, ये क्लास देखना। लेकिन जो क्लास में मतलब जिस क्लास में या अपनी इस क्लास में जो टॉपिक छूट गया है, जो क्वेश्चन नहीं हुआ है, उस क्वेश्चन को हम देखते हैं और विस्तार तरीके से जानते हैं। चलिए यहाँ जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आंसर, ठीक है। और चैप्टर 5 ऑल टाइप क्वेश्चंस, यहाँ पे लिखा हुआ ऑल टाइप क्वेश्चन मतलब जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में, उन सारी चीज़ों को आज डिस्कस करने वाले, बताने वाले, समझने वाले। तो उम्मीद है कि आप लोग तैयार रहिए और पूरे जम के आज क्लास होगी। और जितने भी आप 9 क्लास पढ़े हो इस चैप्टर का, उसका सारा निचोड़ इस क्लास में आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि आप जितना पढ़े हो, सबका सब यहाँ पे इस क्वेश्चन आंसर में आपको मिलेगा। और मैं क्वेश्चन करूँगा और आपके पास जवाब होगा, तो जवाब माइंड में उसको ऐसे करिएगा, मतलब सोचिएगा, पढ़िएगा, याद करिएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन हम बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। और नहीं बन पा रहा है तो क्लास देखिए, क्वेश्चन आंसर याद करिए, ताकि आप एग्जाम में अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो पाए, ठीक है। तो बात को, मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे। और आज इसका है अलविदा, मतलब आज इसका फेयरवेल है। आज मतलब इसको कर देना है भाई, मतलब जो भी होता है ना, ऐसे स्वाहा टाइप के, इस क्लास के बाद स्वाहा कर देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले, पता कौन सा? ऊर्जा का स्रोत, यानी ऊर्जा जो है कहाँ कहाँ से आती है। बात समझ में रही? जैसे हम अगर बोल पा रहे हैं, तो ये जो ऊर्जा आ रही है, ये खाना खाते पचता है, तो ये ऊर्जा बनी, ठीक है, खाना से, ठीक है, ऊर्जा बनती है। तो हम बिजली उपयोग कर रहे हैं, वो कौन सा ऊर्जा है? बहुत सारे हम बिजली उपयोग करते हैं, जैसे बैटरी, वो कौन सा ऊर्जा है? बैटरी के द्वारा जो बिजली उपयोग करते हैं, वो कौन सा ऊर्जा है? ये जो अभी ट्यूब जल रहा है, लाइट जल रहा है, जो अभी देख रहे हैं, वो कौन सा ऊर्जा है? जो आपके मोबाइल चल रहा है, उस बैटरी जो है, उसको उसमें कौन सा ऊर्जा है? सारी तमाम सारी बातें, जो कोयला होती है, पेट्रोल होती है, उसमें आग लग जाती है, तो उसमें भी ऊर्जा है। उन सारी बातों को डिस्कस नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं। फिलहाल इसका आप ऐसे करें, ऑपरेशन करते, ठीक है। तो आज मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लो। इसको क्या लोगे भाई? इसको क्या स्क्रीनशॉट लोगे? आप सोचो इसको क्या लोगे, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो आज हम करने वाले, रिलैक्स रहो भाई, रिलैक्स, तुम भाई टेंशन फ्री रहो, माइंड को रिलैक्स करो और भाई पढ़ो, ठीक है। और सब्सक्राइब वब्सक्राइब नहीं किया तो मार लेना, ठीक है, मतलब सब्सक्राइब मार लेना, लाइक वाइक मार लेना। चलिए शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? जी नहीं, ठीक है। कौन करेगा क्वेश्चन आंसर, सवाल जवाब, ठीक है। मेरे हाथ में ये रहा किताब, मेरे हाथ में किताब है भाई। क्वेश्चन तो मैं बनाऊंगा नहीं, मैं क्वेश्चन तो पढ़ूंगा। जो क्वेश्चन है आपकी किताब में, जो इसी किताब से या फिर बेटी इसी किताब से जो क्वेश्चन छपता है आपके क्वेश्चन पेपर में, जिससे एग्जाम होगा, यही कराऊंगा, ठीक है। तो जो भी मेरे को पढ़ाना था वो मैंने पढ़ा दिया इस चैप्टर में, 9 डेज में। और आज 10वां दिन इसका करेंगे भैया, जोर तोड़ से बातें। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके कानों में, ठीक है, स्क्रीन पे नहीं, कानों में। अब है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है कि शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। सिर्फ 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें एक टिक मारिए, ठीक है। तो चलिए आपको आंसर देना है, ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आप सबका आंसर देना है। लिखा है, किसी सीधे चालक में, याद रखिए, किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे
संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात किया जाता है? ये बहुत ही इजी सवाल है। यानी किसी सीधा चालक है, उसमें धारा की दिशा और उसके संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो कौन सा नियम का पालन करते हैं, कौन सा नियम से ज्ञात करते हैं? पहला काम है फ्लेम के वाम हस्त नियम, फ्लेम के दक्षिण हस्त नियम, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, मैक्सवेल के बायां हस्त नियम। तो ऑप्शन नंबर इसका है सी, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। दक्षिण हस्त नियम ये था दाहिना और ऐसे करके पकड़े हुए था, ठीक है, जो कि ये थंब क्या देता है, धारा की दिशा, और बाकी चार अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को वर्णन करती है, दिखाती है, दर्शाती है, ठीक है। तो आप सबको पता है कि आप सबको पता होगा। चलिए सेकंड में चलते हैं। सेकंड में है किसी विद्युत धारावाही, देखिए लिखने से और बोलने से क्या हुआ कि अब लिखने से हम तो जानते हैं कि ऐसे लिखने से देख के हम पढ़ लेंगे, लेकिन सुनकर जो आप मार रहे हो, सुनकर याद कर रहे हो, वो बहुत ही बेनिफिट है, बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ये सब इसलिए सबसे बढ़िया है सुनिए और इसका जवाब दीजिए, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि किसी विद्युत धारावाही सीधे लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का शून्य होता है, इसके सीधे इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी दिशाओं पर समान होता है। बोल रहा है किसी विद्युत धारावाही सीधे लंबी परिनालिका के भीतर, ठीक है, लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, बताइए कैसा होता है? तो इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है या फिर इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है, शून्य होता है। सभी बिंदुओं पर समान होता है भाई, सभी बिंदुओं पर क्या होता है? समान होता है। चलिए 1 मिनट। किसी विद्युत धारावाही सीधे लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, यानी इसके सिरे की ओर जाने पर क्या होता है? घटता है, ठीक है, हाँ घटता है, ठीक है, सिरे की ओर पर जाने पर क्या है? घटता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन, ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है। बी, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है। सी, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं अरीय होती है जिनका उपद्रव तार से होता है। डी, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाएं का केंद्र तार पर होता है। तो इसका आंसर है चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। आगे चलते हैं। चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का व्यवहार किया जाता है? तो इसका जानते ही हैं, नरम लोहा। चलिए, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में अंगूठा किस दिशा का संकेत करती है? फ्लेमिंग का वामहस्त नियम, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम जो अंगूठा है किसका संकेत करती है, किस दिशा का संकेत करती है? तो ये है बल की दिशा, ठीक है, ये क्या है? बल की दिशा। फिर चलते हैं। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से किसी प्रोटॉन का कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाती है? द्रव्यमान, चाल, वेग, संवेग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वेग तथा संवेग, ठीक है, वेग तथा संवेग क्या होती है? परिवर्तन हो जाती है। आगे चलते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर है एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए एम्पियर ने, फ्लेमिंग ने, फैराडे ने, इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? फैराडे ने। चलिए मैक्सवेल क्या था, माइकल फैराडे के बारे में हम थोड़ा सा वर्णन भी किए थे लास्ट क्लास में, उसमें जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो है पश्चिम की ओर विक्षेपित कोई धनावेशित कण
अल्फा कण जिसको बोलते हैं, कोई कण मान लीजिए अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? अगर है कि पश्चिम की ओर विक्षेपित कोई धनावेशिक सुई, यानी पश्चिम की ओर है, यानी ऐसे, ठीक है, पूरा पश्चिम में, ठीक है, पूरा पश्चिम है और किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर दक्षिण ओर विक्षेपित हो जाता है, यानी इधर हो जाता है, तो बोल रहा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ऊपर की ओर। क्या होगी? ऊपर की ओर, यानी ऊपर मुखी होगी। क्या होगी? ऊपर मुखी। चलिए आगे चलते हैं। तो 9वां है क्वेश्चन नंबर 9 कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना किससे संबंध है? का में यानी करने का मतलब ऑप्शन नंबर 1 ए, किसी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना किससे संबंध करता है? तो किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है, यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना जो है क्या कहती है, मतलब किससे संबंध करती है, किससे संबंध से जुड़ती है? तो किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है। बी में किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। सी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। या फिर डी किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन करने की प्रक्रिया है। यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण है क्या? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है क्या? तो इसका हो जाएगा आपका कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना, यानी विद्युत धारा उत्पन्न करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं ऑप्शन नंबर 1 जनित्र, बी गैल्वेनोमीटर, सी एम्पियर, डी मीटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया जो कहलाती है क्या कहलाती है? जनित्र कहलाती है, जनरेटर कहलाती है। ठीक है, चलते हैं। वास्तव में क्वेश्चन नंबर 11 वास्तव में विद्युत जनित्र है क्या है? तो विद्युत आवेश के किसी स्रोत का कार्य करता है, उसमें ऊर्जा के स्रोत का कार्य करता है, विद्युत चुम्बक की तरह कार्य करता है, ऊर्जा के परिवर्तक की तरह कार्य करता है। तो क्या हो जाएगा? यानी वास्तव में विद्युत जनित्र क्या है? तो विद्युत जनित्र जो है ऊर्जा के परिवर्तक की तरह कार्य करता है, यानी ऊर्जा को क्या करता है? परिवर्तित करता है। ठीक है, विद्युत जनित्र करता क्या है? यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो ऊर्जा का परिवर्तन कर रहे हैं ना, परिवर्तक। ठीक है, चलते हैं 12 क्वेश्चन नंबर 12 विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र किसके सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत धारा को उसमें प्रभाव, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे, प्रेरित चुंबकत्व पर, प्रेरित विद्युत धारा पे। तो आप बताओ धारा के उसमें प्रभाव। आंसर क्या हो जाएगा? सही है? नहीं, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। क्या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर क्या है? आधारित है। क्या जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या है? यानी एसी जनित्र यानी एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के बारे में बताया था, उसमें एक अंतर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 एसी जनित्र में विद्युत चुम्बक होता है, जबकि डीसी जनित्र में अस्थायी चुंबक होता है। डीसी जनित्र उच्च वोल्टता उत्पन्न करती है। सी एसी जनित्र उच्च वोल्टता उत्पन्न करती है। डी एसी जनित्र में सर्पी वलय होता है, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तन होता है। होता तो दोनों है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर क्या है? अंतर क्या है मतलब कि जैसे कह रहा है कि एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर, यानी एक ऐसा अंतर जो सिर्फ एक ही में हो, एसी जनित्र में चाहे तो डीसी जनित्र में हो, एक ही में हो, वो क्या है? तो जैसे एसी जनित्र में विद्युत चुम्बक होता है, जबकि डीसी जनित्र में अस्थायी चुम्बक होता है, ये तो सही है। ठीक है, इस डीसी जनित्र उच्च वोल्टता उत्पन्न करती है और एसी जनित्र भी उच्च वोल्टता उत्पन्न करती है, लेकिन एसी जनित्र में विद्युत चुम्बक होती है भाई। एसी जनित्र में भी चुम्बक था, ठीक है, अस्थायी चुम्बक था। एसी जनित्र में भी क्या था? अस्थायी चुम्बक था। आप विद्युत चुम्बक भी हो सकता है, लेकिन अस्थायी चुम्बक भी हो सकता है, ये अंतर काफी नहीं है। लेकिन एसी जनित्र में सर्पी वलय होता है। ठीक है, सर्पी वलय,
जबकि डीसी जनित में दिक् परिवर्तक होता है। ठीक है, दिक् परिवर्तक, ये मूल अंतर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारे मकानों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है 12 वोल्ट पर की दृश्य धारा, 12 वोल्ट पर की परिवर्ती धारा, सी में 220 वोल्ट की दृश्य धारा, डी में 220 वोल्ट की परावर्ती धारा। हमारे मकानों में बताए थे 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे क्या मिलती है, पर्यावर्ती धारा मिलती है। तो 220 वोल्टेज की पर्यावर्ती धारा। चलिए 15 नंबर, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो कितना होता है, तो आधे के बाद। क्या होता है, आधे के बाद। ठीक है, यानी आधे के बाद क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। अब है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, लघु पतन के समय, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होती है। तो लघु पतन या फिर अतिभारण के समय क्या होता है, क्या होता है, परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। चलिए, घरेलू उपयोग के लिए विद्युत आपूर्ति कितने लेते हैं? तो 220 वोल्टेज पे 50 हर्ट्ज, जो कि आपका सी में ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे चलते हैं। घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, गर्म जिसको बोलते हैं जीवित, ठंडा उदासीन और अर्थ जिसको भूयोजित। इन तारों के रंग होते हैं, जो आपका गर्म तार होता है वो कैसा होता है, लाल का, लाल रंग का। और जो आपका उदासीन होता है वो कैसा होता है, काला होता है। और जो भू तार जो होता है हरा तार होता है। ठीक है, चलिए, स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में, गर्म तार में, भू तार में, ठंडे तार में तो कभी भू तार में। गलत है, कि क्या है, ऑप्शन नंबर बी, गर्म तार में। किसमें, आपका स्विच, स्विच हो गया, फ्यूज हो गया, या फिर रेगुलेटर हो गया, ये सब कैसे लगाते हैं, तो गर्म तार में लगाया जाता है। अब बताया भी थे कि गर्म तार में क्यों लगाया जाता है, आप आप पिछले क्लास में जाके देख सकते हैं। चलिए, जो रेगुलर क्लास किए होंगे, पूरा का पूरा क्लास किए होंगे, इसका क्वेश्चन बनाने में एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा कर सकता है अति भारण के कारण, किंतु लघुपतन के कारण नहीं। लघुपतन के कारण किंतु अभी अति भारण के कारण नहीं। लघुपतन और अति भारण दोनों के कारण। डी में न तो लघुपतन के कारण और न ही अति भारण के कारण। तो आपका विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा करता है दोनों, लघुपतन और अति भारण में दोनों। ठीक है, दोनों से उससे रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 21, विद्युत फ्यूज आधारित है धारा के उष्मीय प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर, धारा के विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। तो विद्युत फ्यूज किस पर आधारित है, धारा के उष्मीय प्रभाव पर। यानी धारा जब प्रवाहित होगा उसमें ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी तो आपका फ्यूज गल जाएगा। तो धारा के उष्मीय प्रभाव पे। लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है भूतार से, जो कि अभी बताया कि स्विच, या फिर वो स्विच हो, विद्युत फ्यूज हो, या फिर और कुछ भी हो, तो उसको गर्म तार में ही जोड़ते हैं। ठीक है, तो विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है किससे, तो विधुन्मय तार से। विधुन्मय तार या फिर जीवित तार रहे, या फिर लाल तार रहे, या फिर गर्म तार रहे, सब इसी में जोड़ा जाएगा, विधुन्मय तार से जोड़ा जाता है। चलिए, ये था आपका 22 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव 1 टाइप के क्वेश्चन। आगे चलते हैं। तो इसमें है रिक्त स्थानों को पूर्ति करे, तो रिक्त स्थानों को पूर्ति अब करिएगा। जैसे एक दो क्वेश्चन में बताता हूँ कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ने सबसे पहले खोज किया, कौन खोज किया, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले कौन खोज किया था, आप लोग बताएंगे। अगर मैं हम लिखा दिए तो कौन किए थे, ऑस्टेट ने। कौन, ऑस्टेट। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव ऑस्टेट ने सबसे पहले खोज किया। खाली स्थान है, खाली स्थान ने प्रयोग द्वारा सर्वप्रथम सिद्ध किया कि किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र बल लगता है। कौन खोज किए थे, तो फैराडे ने क्या किया, फैराडे ने प्रयोग द्वारा सर्वप्रथम सिद्ध किया कि किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र बल लगता है। तीसरा है, जब किसी सीधे तार को चुंबकीय क्षेत्र के समकोणीय दिशा में चलाया जाता है तो तार में प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के कौन सा नियम से निकलता है, तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से निकलता है। चलिए आगे चलते हैं। डायनेमो खाली स्थान ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
विधुर में तार समानता लाल रंग का होता है। इसमें 5 क्वेश्चन और हैं जो कि आप अगर भारतीय वर्म बुक है तो आप बनाइएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सही गलत का चयन करें। सही गलत का चयन करना, जैसे विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, यस या नो? तो यस करती है, विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र क्या करती है? उत्पन्न करती है, जो कि इसमें आंसर आपका मिलेगा सही। चलिए उसके बाद है एक आध दो क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें इसमें 8 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। चौथा है कि दिक परिवर्तक डीसी मोटर की कुंडली में धारा की दिशा को बदल देता है। हाँ, बदल देता है। दिक परिवर्तक क्या करता है? डीसी मोटर कुंडली में धारा की दिशा क्या करती है? बदल देती है। 4 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 का आंसर सही, ठीक है। तो ये सब सही है, आप बनाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा बनाने में। पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, तो फिर है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय भी होता है, 1 नंबर का होता है, ठीक है। सिर्फ 1 नंबर का देना है। अति लघुत्तरीय प्रश्न में क्या होता है? 1 नंबर का होता है। इसमें मैं फटाफट चलूंगा, जो ऐसे इसको देखते हैं फटाफट क्या है। जैसे पहला है, चुंबक के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहता है? तो चुंबकीय अक्ष कहते हैं, ठीक है। चुंबक के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। चुंबक के सिरे के निकट का वह बिंदु जहाँ चुंबक का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, उसे क्या कहते हैं? चुंबक के सिरे के निकट वह बिंदु जहाँ चुंबक का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, क्या कहता है? ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुव। क्या दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है? नहीं, कभी नहीं काट सकती है। चुंबक के निकट लाने पर दिक सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? चुंबक के निकट लाने पर चुंबक के निकट लाने पर दिक सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? किसके कारण? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के कारण। चलिए, ऑस्टेट के प्रयोग में ऑस्टेट के प्रयोग में चुंबकीय सुई के विचलन की दिशा किन किन बातों पर निर्भर करती है? ऑस्टेट के प्रयोग में चुंबकीय सुई के विचलन की दिशा किन किन बातों पर निर्भर करती है? तो किन किन बातों पर निर्भर करती है? आप लोग बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके पास, आपके लिए छोड़ देते हैं। आप नहीं देंगे तो क्लास कर लीजिएगा, ठीक है। परिनालिका किसे कहते हैं? परिनालिका किसे कहते हैं, ये भी पढ़ाया हुआ है। आप इसको आप पे छोड़ते हैं। क्रोड किसे कहते हैं? क्रोड भी पढ़ाया हुआ, आप पे छोड़ते हैं, ठीक है। क्रोड वही नरम लोहा वाला। चल आगे चलते हैं। 8, क्वेश्चन नंबर 8, चुंबकीय क्षेत्र के 3 स्रोतों की एक सूची बनाए। चुंबकीय क्षेत्र के 3 स्रोतों की एक सूची बनाए। यानी चुंबकीय क्षेत्र का 3 स्रोत, यानी कौन कौन सा स्रोत से आपका चुंबकीय क्षेत्र बनता है, वो आपको एक सूची बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिक होता है? किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक तार पर आरोपित बल कब अधिक होता है? कब अधिक होता है? जब हम केंद्र की ओर आते हैं तब। चलिए आगे चलते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं, ये भी बताया हुआ है। बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप घर पे बनाइएगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं, बहुत सिंपल सा बताया हुआ है। चलिए, विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतर कैसे होता है? विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? अभी बताया ना, विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण होता है दिक परिवर्तक से, ठीक है। उसका दिक परिवर्तक से क्या होता है? विद्युत क्या होता है? बदल जाता है, यानी रूप उसका बदल जाता है, ठीक है। हर आधे चक्र के बाद, हर आधे घूमने के बाद क्या होता है? आपको जो आपका दिक परिवर्तक होता है, जो मैंने बताया था प्रैक्टिकली क्लास में, देखिएगा क्लास में मैंने बताया था। उसका जो दिक परिवर्तक होता है, वो हर आधे चक्कर के बाद क्या होती है? धारा को बदल देती है, धारा की दिशा को क्या करती है? बदल देती है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? तो ये भी बताया हुआ है। ये क्या होता है कि जो यांत्रिक ऊर्जा है, वो क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा उस कॉइल द्वारा पहले क्या बनाता है? विद्युत क्षेत्र बनाता है। वो क्षेत्र को क्या करता है? अपने अंदर समाहित करके क्या करता है? उस कॉइल जो है, क्या करता है? वो ऐसे कॉइल के द्वारा होते होते जो सर्पी वलय होता है, वलय उदिक परिवर्तन के द्वारा क्या करता है? अपना ऊर्जा को बदल देते हैं, यानी यांत्रिक ऊर्जा से किसमें? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। चलिए, ये भी बहुत बढ़िया से पढ़ाया हुआ, आप जाके क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा, देखिए तब समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे कुछ युक्तियों के नाम लिखिए जिनमें विद्युत मोटर उपयोग किए जाते हैं। ऐसे कुछ युक्तियों के नाम लिखिए जिसमें विद्युत मोटर उपयोग किए जाते हैं। जैसे
आप जहाँ आटा पिसाते हैं, आटा चक्की में उपयोग किया जाता है। आपका हो गया जैसे और क्या बता सकते हैं? आटा चक्की में। और विद्युत मोटर का उपयोग कहाँ-कहाँ होता है? जैसे ट्रेन चलती है तो ट्रेन में भी उपयोग होता है। बहुत सारा जमा हो सकता है, मतलब आप लिख सकते हैं, ठीक है। विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है? विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है? तो विद्युत मोटर का सिद्धांत मैंने बता दिया, वो आप पढ़िएगा, ठीक है। विद्युत मोटर का सिद्धांत कौन दिया था, किसने दिया था, ये भी मैं बताया हूँ। विद्युत जनित्र क्या है? जो भी बताया, जनित्र यानी जनरेटर क्या करता है, ठीक है। ये भी सब बताया हुआ है, बताने से कोई फायदा नहीं है, क्लास ऐसे भी लेट होगा। फिर उसके बाद है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए, यानी विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखना है। किस तरीके से? ऐसे उसका विद्युत जनित्र का सिद्धांत है, वो मैंने सब पढ़ा दिया है, जरूर देखिएगा। विद्युत जनित्र क्या है? विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। उसके बाद 16 में विद्युत जनित्र का क्या उपयोग है? विद्युत जनित्र का क्या उपयोग है? उपयोग भी मैं बताया हूँ, आप जाके जरूर लिखिएगा। विद्युत जनित्र का क्या उपयोग है? तो विद्युत ऊर्जा बनाने में, विद्युत ऊर्जा बनाने में, चलिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बनाना, फिर उसको उपयोग करना, बॉल मारना, पंखा चलाना, ठीक है। जो आप देखते हो शादी ब्याह में जो जनरेटर रहता है, उसका क्या उपयोग है? वो विद्युत जनित्र है, उसका क्या उपयोग है? तो उपयोग देखते हैं, शादी है, शादी में लाइट जल रही है, पंखा चल रही है, कूलर चल रही है। चलिए, दृश्य धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखें। दृश्य धारा कहाँ कहाँ से मिलती है? तो एक तो सबसे आसान चीज़ है बैटरी द्वारा, ठीक है। बैटरी द्वारा दृश्य धारा मिलती है। उसके बाद डीसी मोटर के द्वारा फिर दृश्य धारा मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। फिर चलते हैं, परिवर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम लिखिए। परिवर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम लिखिए। तो परिवर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले कौन सा? एसी जनरेटर, यानी विद्युत जनरेटर, यानी एसी जनरेटर होना चाहिए। एसी जनरेटर, समझ में आ रही है? और बहुत सारी चीज़ें, जैसे हो गया डायनेमो हो गया, कोयला भट्ठी हो गया, ठीक है। कोयला भट्टी से जो निकलती है, जो डायनेमो चलती है, वो हो गया, या फिर पवन चक्की हो गया। ये सब क्या करती है? परिवर्ती धारा ऐसे उत्पन्न करती है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 19 में, विधुन में उदासीन तथा भू तार के विद्युतरोधी आवरण सामान्यतः किस रंग के होते हैं? यानी विधुन में तार, उदासीन तार तथा भू तार कि विद्युत रोधी आवरण यानी विद्युत रोधी पदार्थ जो लगा रहता है विद्युत में तार में का, उदासीन तार में, जो आपका भू तार में कौन कौन कलर का होता है? तो विद्युत में लाल होता है, उदासीन में काला, और भू तार हरा रंग का होता है। यही बस लिखना था। क्वेश्चन नंबर 20, किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है? किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है, आप जाके देखिएगा। भू संपर्क तार का क्या अर्थ है? भू संपर्क तार का क्या अर्थ है? ये भी मैंने बता दिया कि भू तार जो है उसका क्या अर्थ है। तो सुरक्षा से बचाना, मैं थोड़ा सा बताता हूँ, सुरक्षा से बताना, बचाना। वो कैसे काम करता है वो भी मैंने चैप्टर में यानी क्लास में पढ़ा दिया। चलिए, हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि वहाँ पे जाइएगा तो बहुत अच्छा से समझ पाइएगा। यहाँ पे तो क्वेश्चन आंसर है, बस मैं बता दूंगा, समझ लीजिएगा, लेकिन भूल जाइएगा। लेकिन यहाँ पे जो क्लास मैंने करवाया वहाँ पे जाके देखिएगा, तो बहुत बेहतर तरीके से समझाया हुआ है। घरेलू कार्य के लिए व्यवहार की जाने वाली बिजली क्या है? यानी घरेलू में जो हम घर में उपयोग करते हैं वो बिजली का परिमाण कितना है? तो 220 वोल्टेज 50 हर्ट्ज पे हम क्या करते हैं? हम घरेलू कार्य के लिए बिजली का उपयोग करते हैं। घरों के विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरण किस क्रम में जोड़ते हैं? कैसे जोड़ते हैं? यानी घरों में जो विद्युत परिपथ में, घर के विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरण जो आप, जैसे फ्रिज हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, आप कैसे जोड़ते हो? समांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में? तो आप जोड़ते हो समांतर क्रम में, ठीक है। कैसे? समांतर क्रम में। चलिए, एक गर्म से एक ठंडा से, ठीक है। लेकिन आपका जो स्विच हो गया, आपका जो फ्यूज हो गया, आपका रेगुलेटर हो गया, ये सब कैसा? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 25 24 है, मुख्य धारा में वोल्टता का अधिकतम मान जिसके लिए फ्यूज पिघल जाता है वह फ्यूज के किस गुण को निर्धारित करता है? फ्यूज की क्षमता को निर्धारित करती है। यानी अधिकतम जिस मान पे फ्यूज गल जाती है उसको क्या बोलते हैं? फ्यूज की क्षमता बोलती है, कहते हैं, ठीक है। वही है इसमें। उसके बाद है, क्या मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से मुट्ठी की अंगुलियां की दिशा
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। हाँ, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम जो बाकी सारे अंगुलियां क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। तो ये आपका था अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वन शॉर्ट वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। एक लघु उत्तरीय होता है, वो दीर्घ उत्तरीय होगा। तो लघु उत्तरीय में जो है आपका 32 क्वेश्चन है और दीर्घ उत्तरीय में है 10 क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो जो लगेगा कि हम नहीं पढ़ाए हैं वो चीज़ बताएंगे। बाकी आप पढ़ चुके हैं तो उसको यहाँ पे करना अच्छी बात नहीं है, खुद करिएगा, ठीक है। बस हमसे कुछ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। लघुतरीय में है, अति लघुतरीय तो बता दिया। लघुतरीय प्रश्न में है, चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ क्या है, ये बताया हुआ है। किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए, ये भी बताया हुआ है। बस फिगर पार के क्षण चुंबक पार के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जैसे है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रहा था, साउथ से फिर नॉर्थ आ रहा था, नॉर्थ से साउथ जा रहा था, फिर साउथ से अंदर होते होते फिर नॉर्थ आ रहा था, वो आपका पार देना है। आगे चलते हैं। थर्ड में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, इसके प्रमुख गुण क्या होते हैं, ये बताया हुआ है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, ये भी बढ़िया से बताया हुआ है। क्योंकि जब प्रतिच्छेद करेगी, एक दूसरे में काटेगी, तो कटान बिंदु कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी, कटान बिंदु हो जाएंगे, जिससे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किधर भी जा सकती है, इसलिए कटान बिंदु नहीं होता, यानी प्रतिच्छेद नहीं करता। वो बढ़िया से बताया हुआ है, जाके देखिएगा। चलिए, एक समान चुंबक क्षेत्र को निरूपित करने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे होती है। एक समान यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर और एक दूसरे से बराबर दूरी पर होती है। इसका आंसर क्या है, जैसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसा होती है, किस तरीके से होती है। इसका आंसर है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर होगी और एक दूसरे के बराबर दूरी पर होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, सीधी धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे होती है। सीधी धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे होती है, तो फिगर पार के मैं बताया हूँ। इसमें क्या होती है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रीय वृत्तों के पैटर्न में होती है, यानी वृत्त जैसे अंदर जो है था, एक ऐसे पारे थे, अगर पे यहाँ पे चरखुट था, अगर अंदर अंदर ऐसे पारा हुआ है, यानी वृत्त टाइप कैसे, मतलब वृत्त मतलब गोले टाइप कैसे होगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गोले टाइप कैसे बनती है, ठीक है। बहुत बेहतर तरीके से मैं पार कर सब कुछ बताया हूँ। चलिए आगे है कि मेज के तल में पड़े तार के वृत्ताकार पार्श मेज के तल में पड़े तार के वृत्ताकार पास में दक्षिण वर्ता विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दक्षिण हस्त अंगूठा नियम को लागू करके पास के भीतर तथा बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। आपका एक प्रैक्टिकली है, दिया हुआ है कि एक मेज है, मेज के तल पे इन्हें रखा हुआ है, पास है जिसमें वृत्ताकार पास रखा हुआ है, और दक्षिण वर्ता यानी यानी दक्षिण वर्ता विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी दक्षिण वर्ता यानी दक्षिण से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दक्षिण हस्त अंगूठा नियम से को लागू करके पार्श्व के भीतर तथा बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा प्राप्त करनी, यानी एक ऐसे दक्षिण हस्त नियम का ऐसे लेकर पार कर, उस तरीके से आप जैसे हम फिगर पा रहे थे वैसे पार कर आप लिख सकते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम लिखे। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या है, वो लिखाया हुआ है, वो लिख लीजिएगा, ठीक है। परिनालिका का एक स्वच्छ नामांकन चित्र बनाए, यानी परिनालिका जो बनाए थे उसका एक चित्र पार देना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो ऐसे आप एग्जाम में बनाइएगा। चलिए आगे है, परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है, यानी परिनालिका जो है चुंबक की तरह कैसे व्यवहार करता है। क्या आप किसी छड़ चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। यानी छड़ चुंबक से, यानी छड़ चुंबक को परिनालिका धारावाही परिनालिका के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कर सकते, ठीक है। और परिनालिका के भीतर परिनालिका चुंबक के भांति कैसे व्यवहार करता है, ये भी बताया हुआ है, और इसका उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में क्या अंतर है, बहुत बढ़िया, ये भी बताया हुआ है, देखिएगा। विद्युत चुंबक में नर्म लोहा क्रोड का इस्तेमाल क्यों होता है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ये भी बताया हुआ है। फ्रेमिंग का वामहस्त नियम लिखे और समझाएं, ये भी बढ़िया है सवाल है, ये भी लिखा हुआ बताया हुआ है। आगे चलते हैं।
मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 14, मान लीजिए कि आप किसी कमरे में अपनी पीठ को किसी एक दीवार से लगाकर बैठे हैं। चलिए ठीक है, ऐसे बैठे, ऐसे खड़ा है। कोई इलेक्ट्रॉन पुंज आपके पीछे की दीवार के सामने वाली दीवार की ओर क्षैतिज गमन करते हुए किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आपके सुई ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगी, यानी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। चुंबकीय सुई की दिशा क्या होगी? नीचे की ओर होगी। चलिए, ये आपका किताब रहेगा तब समझ में आएगा। ठीक है, आप किताब में पढ़िएगा, देखिएगा। चलिए, 15 नंबर, कोई विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली किसी गैल्वेनोमीटर से संयोजित कर क्या होगा यदि कोई क्षण चुंबक, ऑप्शन नंबर ए, कुंडली में धकेला जाए, कुंडली के भीतर से बाहर खींचा जाए, कुंडली के भीतर स्थिर रखा जाए। यदि कोई विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली है और उसमें गैल्वेनोमीटर जोड़ा हुआ है और कुंडली में ऐसे अंदर बाहर कर रहे हैं रड, यानी रड चुंबक को, तो क्या होगा? धारा धारा उत्पन्न होगी। ठीक है, ठीक है, धारा उत्पन्न क्या होगी? यानी गैल्वेनो, पहला में है कि कुंडली में ढकेला जाए, यानी कुंडली है जो बताए थे कि कुंडली था और यहाँ पे क्षण चुम्बक हाथ से पकड़ के अंदर लेके जा रहे थे, बाहर लेके जा रहे थे, अंदर बाहर कर रहे थे। तो गैल्वेनोमीटर का सुई जो क्या होती है? विक्षेपित हो रही है, यानी धारा को दिखा रही कि धारा इसमें आ रहा, उत्पन्न हो रहा है। तो कुंडली में धकेला जाएगा तो क्या होगा? गैल्वेनोमीटर में एक और विक्षेपित होगी, यानी एक और क्या होगी? विक्षेपित होगी। कुंडली के भीतर से बाहर खींचा जाए तो गैल्वेनोमीटर में स्थिति जो है वो क्या होगी? पहले की अपेक्षा, यानी जो पहले बदली थी, इधर गई थी, तो खींचेंगे तो इधर आ जाएगी। समझ मेरी बात? ऐसे उसके बाद कुंडली के भीतर स्थित रख देंगे, अगर चुंबक कुंडली के भीतर स्थित रख देंगे वहीं पे, तो कोई विक्षेपित नहीं होगी। यानी हम गति कर ही नहीं रहे हैं तो कैसे होगी? कोई विक्षेपित नहीं होगी। जब तक अंदर बाहर कर रहे तो सुई क्या होगी? विक्षेपित होगी। चलिए आगे चलते हैं। इसी को बोलते हैं प्रेरित धारा। ठीक है, प्रेरित धारा करना। ठीक है, जैसे हम कुंडली था, कुंडली में हम चुंबक अंदर बाहर कर रहे थे तो क्या हो रहा था? सुई क्या हो रहा है? विक्षेपित हो रही है, यानी धारा उत्पन्न कर रही है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 16, दो वृत्ताकार कुंडली ए तथा बी एक दूसरे के निकट स्थित है। यदि कुंडली ए में विद्युत धारा में कोई परिवर्तन करे तो क्या कुंडली बी में भी कोई विद्युत धारा प्रेरित होगी? हाँ, बिल्कुल होगी। यानी दो कुंडली है और एक दूसरे के आमने सामने है, और एक कुंडली में धारा अगर दे रहे हैं, धारा में परिवर्तन कर रहे हैं, तो दूसरी कुंडली में भी विद्युत प्रेरित धारा में परिवर्तन होगी। जैसे काटी वाला बनाए थे, जो बनाए थे, काटी में दो कुंडली बनाए थे, वही वाला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, तो जरूर होगा। ठीक है, अगर एक कुंडली है और कुंडली के सामने कुंडली है, तो एक कुंडली में जो हम धारा दे रहे हैं, कम बेसी कर रहे हैं, तो उससे प्रेरित धारा जो दूसरी कुंडली में हो रही है वो भी क्या होगी? कम बेसी होगी। चलिए, फ्लेमिंग का दक्षिणाहस्त नियम लिखे और समझाएं। फ्लेमिंग का दक्षिणाहस्त नियम लिखकर क्या करना है? समझाना है। चलिए आगे चलते हैं 18 नंबर में। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? प्रयोग द्वारा स्पष्ट करें। ये सब चीज बताया हुआ है, ये जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ बताने लगेंगे तो क्लास 5-6 घंटा का हो जाएगा। आगे चलते हैं। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत मोटर में विद्युत वलय की क्या भूमिका है? बहुत अच्छा सवाल है, ये क्वेश्चन में आ सकता है। विद्युत मोटर में विद्युत वलय जो होती है, वो जो वलय होती है गोल गोल, उसका क्या भूमिका है? वो करता क्या है? तो वही तो मेन चीज है भाई, वही तो मेन धारा को बदलने का वो काम करती है। ठीक है, वो उसको ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, विद्युत मोटर जो मैंने पढ़ाया था उसमें बढ़िया से। आगे है क्वेश्चन नंबर 20, दिष्ट धारा और परिवर्ती धारा में अंतर स्पष्ट करें। दिष्ट धारा क्या है? परिवर्ती धारा क्या है? में अंतर लिखना है। अच्छा सवाल है सब, तभी सब क्लास पढ़िएगा तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं। आगे चलते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसी दिशा को निर्धारित करने वाला नियम लिखिए। निम्नलिखित में से किसी दिशा को निर्धारित करने वाला नियम लिखिए। यहाँ पे 3 ऑप्शन है। यहाँ पे किसी विद्युत किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक तारों की ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी एक चालक तार है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगी, उसका नियम लिखना है। कौन सा नियम से वो ज्ञात होगा? ठीक है। उसके बाद किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थिर विद्युत धारावाही सीधे चालक पर आरोपित बल तथा बल निकालना है, तो किस नियम से निकलेगा? किसी मान लीजिए कि धारावाही चालक तार पे मैंने लाइन दिया,
करंट दिया तो उससे जो उत्पन्न होगी, क्या बोली, उत्पन्न होगी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगी और बल उत्पन्न होगी। तो वो जो बल निकालना है किस नियम से होगा, फ्लेमिंग का बामहस्त नियम से, ये दायना से, मैक्सवेल के नियम से निकलेगा। ये सब आपको पढ़िएगा तब समझ में आएगा। चलिए, हम बताए थे दो नाल चुंबक था, एक में जब अंधारा दे रहा था तो एक नीचे जा रहा था, छड़ नीचे जा रहा था, एक छड़ ऊपर जा रहा था। तो वो जो बल लग रहा है ऊपर नीचे, वो कौन सा नियम से निकलता है, वो कौन सा नियम से पता चलता है, वो ऐसे निकालना है। उसके बाद है तीसरा में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन करने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा ज्ञात करना है, तो कैसे निकालना है। जैसे इसका आंसर मैं देता हूँ, जैसे है, समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है कि निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम लिखिए। पहला, किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम से निकलता है। उसके बाद, किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही सीधे चालक तार पर आरोहित बल फ्लेमिंग का वामहस्त नियम से निकलता है। उसके बाद, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन करने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम से निकलता है। ऐसे था, ठीक है। आगे चलते हैं। 22, मेन लाइन में अतिभारण तथा लघुपतन कैसे उत्पन्न होता है। मेन लाइन में अतिभारण तथा लघुपतन कैसे उत्पन्न होता है, आप इसको समझिएगा, मैंने बताया है इसके सेकंड लास्ट वाला क्लास में। चलिए, धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों को भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक है। चलिए ये समझाते हैं। यानी धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों को भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक है, यानी धातु से बने हुए इलेक्ट्रॉनिक सामान, जैसे हो गया फ्रिज, हो गया फ्रिज धातु से बना हुआ रहता है, उसका बाहर वाला जो कवर रहता है, बॉडी रहता है, फ्रिज जो रहता है आपका किससे बना रहता है, किससे बना रहता है, लोहा से, यानी धातु से, समझिएगा। जैसे फ्रिज है, फ्रिज का बॉडी जो बना हुआ मेटल से बना हुआ है, और उसमें 3 तार होती है, एक भू तार होती है। तो भू तार बोल रहा है कि भू तार धरती से क्यों जोड़ा जाता है, मेटल से बनी हुई सामग्री का जो तार होता है, एक ग्रीन वायर, उसको भू तार से क्यों जोड़ा जाता है, इसलिए जोड़ा जाता है कि हम जानते हैं मेटल जो होता है, धातु जो होता है, विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, जो क्या करता है, विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में मदद करते हैं। अब अक्सर क्या होता है कि किसी खराबी के कारण धारा लीकेज करने लगा। लीकेज का मतलब जो बॉडी में आने लगा, यानी बॉडी में फ्लो भी होने लगा, कुछ कुछ धारा जो है लीकेज हो गया और धारा जो है बॉडी में आने लगा। अब किसी काम से आप जाओगे, वो उसको छूने छूने तो नहीं जाओगे पर्सनली, क्योंकि हम जान भी नहीं रहे, लेकिन खोलोगे, जब उसको ढक्कन को खोलोगे तो ऐसे एक हाथ से बॉडी पकड़ते, एक हाथ से ढक्कन खोलते, तो जब बॉडी को पकड़ोगे तो मारेगा, झटका मारेगा, झटका मारेगा, हो सकता है वो झटका ज़्यादा भी हो सकता है, खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए उस तार के द्वारा, यानी ग्रीन वायर के द्वारा धरती से जोड़ देते हैं, ताकि जो बॉडी में जो धारा लीकेज हो रही है, उस धारा को कहाँ लेके चला जाए, सीधा जमीन में। और जमीन क्या करती है, जमीन का विभव जो है शून्य होता है, वो सारा धारा को क्या करती है, खींच लेती है, सारा धारा को क्या करती है, जमीन खींच लेती है। समझ मेरी बात। तो इसलिए हम ऐसे झटका लगने से बच जाते हैं। इसलिए मेटल के बने हुए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों का मतलब तो समान है, को भू संपर्कित यानी भू तार के द्वारा जमीन से क्यों जोड़ा जाता है, क्यों आवश्यक है जोड़ना। अब बात समझ में आगे होगी। चलिए, ये सब चीज बताया हुआ है। बहुत से विद्युत उपकरण तथा परिपथ भू संपर्क में होते हैं, इसका क्या कारण है। अभी बताया ना कि बहुत से विद्युत उपकरण तथा परिपथ भू संपर्क में होते हैं, यानी जमीन से जुड़ा होता है, इसका क्या कारण है, यही वाली बात है, समझाइएगा आप बढ़िया से। घरों की वायरिंग में दो भिन्न एम्पियर के परिपथ का उपयोग क्यों किया जाता है, यानी एक 5 एम्पियर, एक 15 एम्पियर का परिपथ क्यों उपयोग किया जाता है, तो बता दिए। अति भारण लघुपतन से बचाने के लिए 5 एम्पियर का आप परिपथ बना रहे हो और उसमें उपयोग कर रहे हो किसका, 15 एम्पियर का, तो आपका बार बार फ्यूज जलेगा, ओवरलोड होगा भाई, आपका तार जल सकता है। इसलिए दो तरीके से परिपथ बनाते हैं, एक 5 एम्पियर जिसमें बॉल पंखा चार्जिंग फार्जिंग के लिए, एक 15 एम्पियर जिसमें पावर उपकरणों के लिए, जैसे फ्रिज हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, ये सब चीज़ के लिए 15 एम्पियर का परिपथ बनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। घरों में विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरण समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है,
बताओ समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है कि ताकि जब कोई एक उपकरण खराब भी हो जाए तो बाकी उपकरण सब जलता रहे। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो चलेगा, लेकिन एक खराब होने के बाद सब बुझ जाएगा, इसलिए समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बढ़िया से समझाइएगा इसको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका सवाल है और है कि विद्युत परिपथ को अतिभारण और लघुपतन से कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, यानी विद्युत परिपथ में अतिभारण और लघुपतन से कैसे बचे। इसका भी जवाब है आप क्लास में। चलिए आगे चलते हैं। विद्युत मिस्त्री विद्युत परिपथ का कार्य करते समय रबड़ के जूते या दस्ताने क्यों पहनते हैं, ये भी बताया हुआ है। बहुत अच्छा सवाल है। विद्युत परिपथों तथा साधित्रों में समानता उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपयोग के नाम बताएं। तो दो सुरक्षा उपयोग है। एक तो है जैसे विद्युत परिपथ तथा साधित्रों में समानता उपयोग होने वाली दो सुरक्षा उपायों के नाम लिखे। जैसे एक तो फ्यूज हो गया और एक एमसी भी हो गया, लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद दो तीन सवाल है। एक और है कि 2 किलोवाट शक्ति अनुमानता एक विद्युत तंदूर किसी घरेलू विद्युत परिपथ 220 वोल्टेज पे चालित किया जाता है, जिसका विद्युत धारा अनुमानता 5 एम्पीयर है। इससे आप इससे आप किस परिमाण की अपेक्षा करते हैं। तो यहाँ पे है कि जैसे जो धारा ले रही है, कितना ले रही है, 2 किलो वाट का मतलब 2000 वाट हुआ। 2 किलो वाट का मतलब 2000 वाट पर कितना है, 220 वोल्टेज ले रही है। 220 वोल्टेज पे 2000 वाट खर्चा हो रहा है। और जो धारा ले रही है कितना, इसका अगर मान लिया हम निकालेंगे 200 वाट और 220 वोल्ट को हम कैलकुलेशन करेंगे तो 9 एम्पियर होगा। क्या होगी, 9 एम्पियर। विद्युत तंदूर द्वारा ली गई यह धारा अनुमानता 5 एम्पियर से अधिक है। इस अतिभारण से विद्युत परिपथ के नष्ट होने का खतरा है। यानी कहने का मतलब है कि आपका जो है 5 एम्पियर का परिपथ है, लेकिन आप इसमें 2 किलोवाट का ऐसे चला रहे हो, मतलब बिजली का खर्चा कर रहे हो। 200 किलोवाट का कोई उपकरण है, आप चला रहे हो, मतलब ऑल ओवर कुछ भी चला रहे हो, टोटल मिला के आपका 200 वाट आप उपयोग कर रहे हो, ठीक है। 220 वोल्टेज पे, समझ में रही है बात। तो आप 9 एम्पियर की धारा ले रहे हो, कितना, 9 एम्पियर का, जबकि आपका परिपथ 5 एम्पियर का है। तो आपका परिपथ जल सकता है। बात समझ में आई। इस तरीके से इसका सवाल था। आगे है कि घरेलू विद्युत परिपथों में अतिभारण से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। यानी परिपथ में अगर घरेलू जो वायरिंग है उसमें अतिभारण हो ना हो, इसका सावधानी कैसे किया जाए, इसका लिखना तो बताया हुआ है। फ्यूज तार विद्युत परिपथ में क्यों लगाए जाते हैं, फ्यूज तार की क्षमता का क्या तात्पर्य। यानी दो सवाल, एक सवाल में दो सवाल। फ्यूज तार विद्युत परिपथ में क्यों लगाए जाते हैं, तो सुरक्षा के लिए। और फ्यूज तार की क्षमता क्या होती है, तो ये भी आपको बता दी। फ्यूज तार की क्षमता क्या होती है, इसकी चौथा चैप्टर में बताया हुआ कि फ्यूज तार की क्षमता क्या है। तो क्षमता है कि जिस अधिकतम मान पे जाते हैं फ्यूज तार गल जाती है, उसको फ्यूज की क्षमता कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितना है, 10 है, ठीक है। कितना है, 10 है। तो इसको हम फटाफट पढ़ते हैं। चलिए फ्यूज तार, ये समझ में अब आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। इसको हम फटाफट पढ़ते हैं। और इसको हर चीज़ तो पढ़ाया हो, जैसे मैं नीचे से चलता हूँ। तो एक 10वां क्वेश्चन में है कि एक नामांकित चित्र द्वारा विद्युत जनित्र की कार्यविधि के सिद्धांत की व्याख्या करें। यानी जो एक चित्र पारना जिसमें विद्युत मोटर हो और वो कैसे काम करता है, किस सिद्धांत पे चलता है, इसका पूरा वर्णन करना है, ठीक है। किस सिद्धांत, किस नियम पे चलता है, किस नियम पर वो चालित होता है, किस नियम को फॉलो करता है, और उसमें विद्युत धारा कैसे बनती है, कैसे परिवर्तित करती है, पूरा सब कुछ फिगर के साथ आपको बनाना है, जो कि बनाया हुआ है। डायनेमो क्या है, इसके सिद्धांत और क्रिया विधि का सचित्र वर्णन करें। डायनेमो क्या है ये भी बताया हुआ है, उसका आप वर्णन करना है। उसके बाद 8वां में है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से क्या समझते हैं, प्रयोग द्वारा स्पष्ट करें। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है, तो इसका फिगर भी पढ़े थे, बताए भी थे। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किस सिद्धांत पर निर्भर करता है, ये भी बताया हुआ है। वो बढ़िया से आप सबको ऐसे बताना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ बताने लगेंगे तो भैया क्लास पता चला कि अब 10 घंटा से ऊपर चल जाएगा, ठीक है। चलिए 7वां में है कि विद्युत मोटर क्या है, इसके सिद्धांत और क्रिया का सचित्र वर्णन करें। सचित्र का मतलब चित्र के साथ वर्णन करना है। यानी विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर पार देना है। उसके बाद इसका सिद्धांत क्या है, कैसे काम करती है,
पूरा वर्णन करना है, कैसे-कैसे होता है, क्या कोई क्या-क्या लगा होता है, दिक् परिवर्तन होता है, कुंडली होता है, किस तरीके से अब सब कुछ लिखना है, धारा देते हैं, कैसे जोड़ते हैं बैटरी के साथ, ये सब कुछ लिखना है और वर्णन करना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को दर्शाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। यानी धारावाही चालक जो होता है उसमें चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कैसे बनता है। यानी एक धारावाही चालक है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र जब हम विद्युत धारा देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है, उसको बनाकर फिगर बनाकर, इसलिए हम हर क्लास में फिगर बनाए ताकि आपका सवाल न रहे कि सर आप फिगर नहीं बताए थे, फिर भैया आप फिगर नहीं बताए थे तो कैसे पढ़े। ठीक है, तो हर चीज़ का फिगर बनाया हुआ, फिगर बनाने के बाद उसमें हम लिखाए भी थे, कुछ लिखाया भी तो उसको ऐसे लिख देना। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 विद्युत चुम्बक की संरचना सही तरह समझाइए। यानी विद्युत चुम्बक की रचना, यानी विद्युत चुम्बक को पार कर और उस फिगर में पार कर उस फिगर के बारे में कुछ लिख देना है, आपका हो जाएगा। ठीक है, यानी विद्युत चुम्बक की रचना सचित्र समझाइए, यानी चित्र के साथ समझाइएगा। ठीक है, विद्युत चुम्बक जो है, विद्युत चुम्बक कैसे काम करती है, चित्र पारिए, वो किस सिद्धांत पे काम करती है, ठीक है, वो कैसे काम करती है, ये सारा चीज आपको लिख देना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका कि धारावाही परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन करें। यानी धारावाही परिनालिका जो है उसका चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन करना है, ये भी पढ़ाया हुआ। आगे चलते हैं। तो किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न दिखाने के लिए प्रयोग का वर्णन करें। यानी किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली, हम बता चुके हैं, ये भी बता चुके हैं। धारावाही वृत्ताकार कुंडली जो है, अगर वृत्ताकार कुंडली के द्वारा जो आपका जो उत्पन्न हो रही है चुंबकीय क्षेत्र, उसको दिखाकर समझाकर लिख डालना है। ठीक है, हर चीज इसलिए फिगर पा रहे हैं। आपका बच जाता है 2 सवाल और कि धारावाही सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। इसमें सारा प्रयोग ही आएगा, सब लॉन्ग क्वेश्चन है ना। दीर्घ उत्तरीय का मतलब होता है लॉन्ग, 5 नंबर का। तो धारावाही सीधे तार के कारण चुंबकीय बल रेखाएं, जब ये बताया ना कि धारावाही सीधे तालक चार्ज होता है उसमें चुंबकीय बल रेखाएं कैसे होती है, यानी वृत्ताकार बनती है। वो भी पार के दिखाए थे आपको, ऐसे 2 तरीके से पारे थे, एगो सही से एगो उल्टा से। यानी एक धारा सही दिशा से जा रही थी तो कैसे घूम रही थी, और धारा को उलट दे रहे थे तो कैसे घूम रही थी, तो उसका चुंबकीय क्षेत्र कैसे मर रही थी, वो भी दोनों बनाया, वो भी दोनों पार देना है। लास्ट बच जाता है कि धारावाही तार अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसे दिखाने के लिए ऑस्टेट का प्रयोग का वर्णन करें। ये भी बताया हुआ भैया सब कुछ। यानी इसमें जितना भी क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन, हमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं लगा कि जो हम नहीं पढ़ाएं, क्योंकि जितना सारा का सारा किताब ही पढ़ा दिए हैं और सारा किताब से ही क्वेश्चन आंसर है। मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि मैं सब कुछ अच्छा पढ़ाया हूँ। बाकी आपका पढ़ने का तरीका क्या है, आप समझने का तरीका क्या है, और कहीं पे भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप ज़रूर अपना क्वेश्चन इसमें डालिएगा जो आपको समझ भी नहीं आया। हालांकि मैं मेरे अपने तरीके से फुल 100% दिया हूँ ताकि आप समझ सके, हर एक टॉपिक कवर कर सके, और मुझे उम्मीद भी है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। और और आज नहीं तो कल परसों, 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, उम्मीद करते हैं, आपसे बोलते हैं कि आप पीछे वाले क्लास ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं क्लास 1 में और डे 39 में नए चैप्टर के साथ, चैप्टर 6 के साथ, लास्ट चैप्टर जो कि आपका है ऊर्जा का स्रोत। उसमें मिलते हैं नए एनर्जी के साथ, नए उमंग के साथ, और चलते हैं। फिर मिलते हैं नए क्लास में। सबको जय हिंद।